नमस्कार, मैं अनुराधा कश्यप हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के फेसबुक लाइव पेज पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अकादमी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की पारंपरिक और समकालीन कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य का संरक्षण, प्रलेखन, प्रकाशन और प्रचार व प्रसार है, जिसके अंतर्गत अकादमी द्वारा 24 मई 2020 से प्रतिदिन शाम 7 बजे साहित्य कला संवाद का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। ऐसी पावन धरा पर जन्म लेना और यहाँ जीने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हमें देवी देवताओं और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। बहुत कुछ चीजें ऐसी भी है जो परंपरागत तौर पर हमें अपने परिवार व परिवेश से व रीति रिवाजों से मिल जाती हैं। लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो अभी तक अनछुए हैं, जिनके बारे में पाठकों को शायद ही मालूम हो। साहित्य कला संवाद की इस कड़ी में एक बार फिर से आप सभी को मिलवाते हैं साहित्यकार, इतिहासकार, कवि व गजलकार नरेश देव जी से, जिन्होंने काव्य व गजल सर्जन के अलावा पहाड़ी इतिहास व संस्कृति पर शोध कर ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला। मैं अकादमी व दर्शकों की ओर से देव जी का साहित्य कला संवाद से जुड़ने के लिए इनका आभार व हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नरेश देव जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आभार। सर्वप्रथम मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को अपना विस्तृत परिचय दें और साथ ही अपनी शिक्षा व व्यवसाय के बारे में दर्शकों से परिचित करवाएं। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अकादमी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे आज बोलने का मौका दिया। मेरा परिचय कुछ बहुत लंबा नहीं है। मैं तहसील सुन्नी डिस्ट्रिक्ट शिमला के सनाऊ गांव का निवासी हूँ। मूलतः मैं एक किसान ही हूँ, लेकिन मेरा व्यवसाय साथ में इंटीरियर डिजाइनिंग का भी है। मेरी शिक्षा दीक्षा गांव में खरनोल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरनोल में हुई। उसके बाद में जमा 2 के लिए ठियोग गया 91 में। इसके बाद मेरी 98 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उसके बाद 2000 में इतिहास विषय में एमए किया और वर्तमान में मैं पहाड़ी संस्कृति पर शोध कर रहा हूँ। और वैसे वास्तव में मेरी ये स्नातकोत्तर की शिक्षा मैंने डीसीसी से ग्रहण की और इस दौरान मैंने ठियोग में प्रिंटिंग प्रेस गगन प्रिंटिंग प्रेस में काम किया। वास्तव में मैं मानता हूँ कि मेरी सही शिक्षा वहीं हुई, क्योंकि वहाँ मैं एज ए कंपोजिटर काम करता था और वहाँ जो शोध ग्रंथ पांडुलिपियां मुझे पढ़ने का और कंपोजिंग करने का मौका मिला, वो मौका शायद जिंदगी में दोबारा मिले। इसके अलावा यही मेरा संपर्क जो है मधुकर भारती जी, मोहनसाल जी जैसे साहित्यकारों से जुड़ा और सर्जक नाम की एक संस्था का गठन हुआ। इन दिनों ठियोग में साहित्यिक गतिविधियां बहुत चरम पर थी और इसी वजह से यही एक कारण मेरा रहा साहित्य की ओर झुकाव का भी यही कारण बना। जैसा कि तो आपने मेरा बताया, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसा अभी आपने बताया कि आप एक किसान परिवार से हैं और वास्तुकला में आपकी विशेष रुचि है, इंटीरियर डिजाइनिंग आप करते हैं। बावजूद इसके लेखन की तरफ आपका शौक कैसे पैदा हुआ?
और लेखन की शुरुआत आपने कब और कैसे की? आपकी विभिन्न रचनाएँ कौन-सी हैं? हम चाहेंगे कि आप इस बारे में भी हमें ज़रूर बताएँ। लेखन की तरफ मेरा झुकाव, जैसा कि मैंने कहा, ठियोग में सर्जक संस्था के साथ जुड़ने के बाद हुआ, और दूसरा वहाँ साहित्यकारों के संपर्क में आने के बाद ही मेरा लेखन का कार्य शुरू हुआ। और प्रकाशन मेरा कुछ खास नहीं है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में यदा-कदा मैं छपता रहता हूँ। कविताएं, गजलें खासकर मेरी छपती रहती है। इसके अलावा एक काव्य संग्रह आया था, माँ कहती थी, और इसके अलावा एक डंडियां संयुक्त काव्य संग्रह आया था अभी 96-97 में। तो इसके अलावा मैं हिमप्रस्थ, गिरिराज और अन्य पत्र पत्रिकाओं में यदा-कदा छपता रहता हूँ, और धीरे धीरे और एक मंद गति से लेखन भी चलता रहता है। जी, बहुत खूब। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को कोई अपनी पसंदीदा गज़ल या कविता ज़रूर सुनवाएँ। साथ में हम आपके जो आपने रचना की है इतिहास व संस्कृति पर आपका जो शोध कार्य रहा है, उस बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो कोई आपकी एक रचना जो आप अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? ये एक दो शेर में पढ़ देता हूँ कि सदा एक से रहे के बदला नहीं सलीका, कि सदा एक से रहे के बदला नहीं सलीका, एक संग तेरे सीने का, एक तेरी गली का, कि एक संग तेरे सीने का, एक तेरी गली का। कि शेर देखिएगा कि वक्त के पानी में तस्वीरें जवानी बह गई, वक्त के पानी में तस्वीरें जवानी बह गई, मुरझाए गुल में बाकी गुरूर है कली का, मुरझाए गुल में बाकी गुरूर है कली का। थैंक यू। बहुत खूब देव जी। जैसा आपने कहा कि पहाड़ी इतिहास व संस्कृति पर आपने शोध किया है। इतिहास व संस्कृति की तरफ आपका झुकाव किस कारण रहा? क्या ये महज़ आपकी रुचि थी या इसके पीछे मकसद कुछ और था? वैसे इतिहास मेरा रुचि का विषय शुरू से रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जब मैं नौजवानों में देखता हूँ कि एक तो उनका इतिहास और अपनी संस्कृति की तरफ कोई लगाव नहीं है, दूसरा जानकारी भी नहीं है। इसके पीछे हमारी परवरिश भी जिम्मेवार है, लेकिन ये एक मेरा उद्देश्य भी है कि हमारी युवा पीढ़ी है हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को जाने, क्योंकि इससे ही हम हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास कितना रिच रहा है, इसी से अगर युवा जानेगा तभी वो अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकता है। ये मेरा मूल उद्देश्य इस शोध के पीछे है। जी। तो आपकी रचनाओं से मालूम पड़ता है कि आप अपनी रचनाओं के माध्यम से इतिहास और संस्कृति को उजागर करते हैं। आप इतिहास व संस्कृति को कैसे जोड़कर देखते हैं? अनुराधा जी, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत ही मौलिक और अच्छा प्रश्न पूछा है कि इतिहास और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। अब अगर आम जन का इतिहास जानना है तो संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम जन का इतिहास कहीं भी लिखित रूप में नहीं मिलेगा, और आम जन का इतिहास जो है वो संस्कृति में हमारे मिलेगा, और संस्कृति को ही जानने से हम जो है अपना इतिहास जान सकते हैं। और इतिहास संस्कृति ही वास्तविक इतिहास है, और इतिहास ही संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है।
तो राज दरबारों में बैठ के लिखा गया जो इतिहास होता है वो आमतौर पे आमजन का इतिहास नहीं होता है। आमजन के जीवन का दर्पण संस्कृति है और संस्कृति को जानना इतिहास को जानना है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि दोनों चीजें एक दूसरे को जोड़ती है। जी। इसलिए अगर हम इतिहास को जान रहे हैं तो संस्कृति को जान रहे हैं, और संस्कृति को जानना चाह रहे हैं तो हम निश्चित तौर पर ही इतिहास को जानना चाह रहे हैं। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारी कहावत है, एक हमारे क्षेत्र का एक कहावत है। इस एक कहावत को जानने से हम, ये कहीं लिखित में नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जानने से हम आमजन की स्थिति को जान पाएंगे। अब एक छोटी सी कहावत है कि बाली मुआ बढ़इये चौथिया चीचे, कि बाली मुआ बढ़इये चौथिया चीचे, सराजी मुआ हंड दे कुलुआ में गिरी चढ़ घासे। और ये एक छोटी सी कहावत है, लेकिन इसमें एक बड़ा इतिहास है। अब बाली क्या स्वभाव जो है वो बड़ाई करना होता है, और चौथिया चीज है। अब ये चीज इतिहास में कहीं भी नहीं लिखी होगी कि जो हमारे क्षेत्र में है वो पानी की कमी रहती होगी, जिस कारण लोग काफी दुखी त्रस्त रहते होंगे। और सराजी मुंह हांड दे, अब उनको कितना दूर दराज के क्षेत्र से आना जाना होता था, वो चीज ये 4 लाइन इंगित कर रही है। और साथ में कुलुआ ने गिरी चढ़ घासे, अब ये हिस्ट्री जो है इससे ये 2 शब्दों में ही पूरी हिस्ट्री कह दी गई है कि एक समय में जो है कुलुआ राजा ने जो यहाँ अटैक किया था। तो इसलिए एक 4 लाइनों में हम इतना सब कुछ जब जान सकते हैं, तो जब हम संस्कृति में जितना गहरा उतरेंगे उतना हम बहुत कुछ इतिहास के बारे में जान पाएंगे। जी। तो चंद पंक्तियों में आपने बहुत बड़ी बात इतिहास के बारे में कही। यहाँ पर हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने आपसे हास्य कविताओं को सुनने की गुजारिश की है। तो अगर आपके पास अभी उपलब्ध है तो प्लीज आप जरूर हमारे श्रोताओं को ये कविताएं सुनाएं। हमारा विषय बिल्कुल नहीं, हम विषय को भी साथों साथ लेते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों की जो ख्वाहिशें हैं उनको भी पूरी करते रहें। उनकी जो आपके प्रति डिमांड्स आ रही हैं उनको भी हम लेते रहें साथ में। चलिए 1-2 शेर याद आ रहा है, वो सुना देता हूँ। जी जरूर। कि पड़ गए थे हम तो ठंडे तेरी गली में, कि पड़ गए थे हम तो ठंडे तेरी गली में, चल दे जो देखे हमने डंडे तेरी गली में। कि पड़ गए थे हम तो ठंडे तेरी गली में, चलते जो देखे हमने डंडे तेरी गली में। तय है एक दिन अब जंग भी छिड़ेगी, कि तय है एक दिन अब जंग भी छिड़ेगी, डाले हैं आशिकों ने झंडे, गाड़े हैं आशिकों ने झंडे तेरी गली में, गाड़े हैं आशिकों ने झंडे तेरी गली में। कि तेरी गली तो जाना तीरथ हुआ है जैसे, कि तेरी गली तो जाना तीरथ हुआ है जैसे, मुल्ले तेरी गली में पंडे तेरी गली में। कि तेरी गली तो जाना तीरथ हुआ है जैसे, मुल्ले तेरी गली में पंडे तेरी गली में। कि अब तो मेरी मुर्गी आशिक हुई है तुझ पे, कि अब तो मेरी मुर्गी आशिक हुई है तुझ पे, देती है वो भी आके अंडे तेरी गली में, देती है वो भी आके अंडे तेरी गली में। थैंक यू। बहुत खूब। हाँ, तो हम अपना इतिहास व संस्कृति को जारी रखते हुए अगला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी आपसे कि हमारे रीति रिवाजों में इतिहास की झलक नजर आती है, और आप ऐसे कौन से रीति रिवाजों के बारे में बात करना चाहते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? हमारे रीति रिवाज जो है कहीं ना कहीं किसी कालखंड में
जब शुरू हुए होते हैं तो उसमें उसके पीछे जरूर कोई ना कोई, उसके धरातल में कोई ना कोई कारण, वैज्ञानिक कारण होता है। और वैज्ञानिक कारण है तो निश्चित तौर पर वो रीति रिवाज लंबे समय तक चलेंगे। और ऐसे जो रिवाज होते हैं वो वर्तमान में भी प्रासंगिक होते हैं। और वर्तमान में ऐसे बहुत सारे रिवाज है जिनको हम जो इतिहास के बारे में बिल्कुल जानकारी देते हैं और जब इसकी गहराई में उतरते हैं। मसलन अभी हमारे बाल के क्षेत्र में आप जाइए तो वहाँ एक रिवाज आपको मिलेगा कि नए लोग तो खैर नहीं, पर बुजुर्ग लोग जो है उनसे आप कभी रास्ता पूछे तो बिल्कुल सही रास्ता बिल्कुल नहीं बताएंगे। और जब इसके कारण हमने जानना चाहा और जाना तो उसके पीछे का एक बहुत वैज्ञानिक कारण इसके पीछे मिला। और वैज्ञानिक के साथ साथ इसके इतिहास जो है वो, ये रिवाज कहीं ना कहीं जो है 1800 के आसपास जब गोरखा इन्वेजन के दौरान ये शुरू हुआ होगा, क्योंकि लोगों ने एक नियम बना लिया कि अगर कोई अजनबी आए तो उसको अपने गांव की, अपने क्षेत्र की सही जानकारी ना दी जाए। ये एक उस समय का डिफेंस का, एक रक्षा का एक तरीका था। और अब हाँ, आज के समय में ये रेलिवेंट नहीं है, आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसका इतिहास जो है ये है कि हम उस समय में लोग रक्षा का तरीका ये होता था। और दूसरा, अब हमारे आजकल ये जो अशोज मास में जो है पूर्णिमा को माल का त्योहार मनाया जाता है यहाँ पे। और हर हमारे तहसील सुन्नी, सुकेत और यहाँ बहुत सुकेत मंडी के क्षेत्रों में बड़े उल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। और जब ये इसका गायन हम ध्यान से सुनते हैं तो इसके गायन में जो है हम वो पूरा इतिहास जो है हमारे कुनिंद जाति का इतिहास मिलता है। जो कुनिंद जो है, कुनिंद वेदों में वर्णन कुनिंदों का आता है, लेकिन इनको वर्तमान में कनैत जाति कहा जाता है, जो मूलतः कृषक जाति थी। उनका मूल जो व्यवसाय था वो खेती था। अब खेती था वो, अब ये लोग आज जो माल का त्योहार मनाते थे, और माल शब्द जो है, ये माल शब्द जो है गाय के लिए संबोधित किया गया है। और जबकि माल शब्द का अर्थ होता है माल, अर्थात धन। अब देखिए यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जो कन्हैत लोग थे वो पशुओं को अपना धन मानते थे और गाय बैलों को की पूजा करते थे। और वो त्योहार वो आज भी मनाया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और बड़े हमारी महिलाएं बड़े इस सुरीले अंदाज में उसको गाती भी है। तो अब ये सारे रीति रिवाज जो है हमारे इतिहास को रिफ्लेक्ट करते हैं जी। और बहुत सारे रिवाज ऐसे भी है जो आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन वो जिस समय बनाए गए होंगे उस समय वो उनकी बहुत महत्ता थी। तो सर, देवठी के विषय में भी आपने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है। तो क्या ये आपके स्थानीय परिवेश को लेकर लिखा गया है या फिर समग्र हिमाचल की देवठी या देवी देवताओं से संबंधित जानकारी इसमें लिखी गई है? देवठी शब्द वास्तव में जो है, इसका देवठी शब्द का अर्थ है देवराठिया, अर्थात न्याय का आसन। तो ये देवठी शब्द जो है
सिर्फ देवस्थान के लिए ही उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा व्यापक संदर्भ है। लेकिन आज के समय में सिर्फ देवस्थानों को ही देवठी कह के संबोधित किया जाता है। लेकिन ये हमारे देवठियां कुमाऊं से लेकर और कुल्लू तक जो है आज भी पाई जाती है। लेकिन देवठी सिर्फ मंदिर ना हो के, देवस्थान ना हो के, एक बहुत बड़ा संस्थान है जो स्थानीय निकाय के रूप में कार्य करता था या आज भी कमोपेश कार्य करता है। और ये जो है हमारी खश संस्कृति, जो खश रेस है, खशों का शासन व्यवस्था थी, अब इसको सिर्फ देवस्थान तक ही सीमित कर देना है देवठी के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा, क्योंकि देवठी एक बहुत विस्तृत संस्थान है जिसमें बहुत सारे अंग काम करते थे। मसलन न्याय व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था, इसके अलावा आपका रक्षा और स्थानीय निकायों का कार्य, जैसे स्थानीय विवादों को सुलझाना। और मंदिर इसका एक भाग मात्र था, ना कि पूरा मंदिर देवठी को प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन देवठी का एक भाग मंदिर है, तो देवठी का मुख्य भाग न्याय व्यवस्था होता था। कि न्याय व्यवस्था में सबसे पहले सर्वोच्च न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च गुर या देवा होता है, और इसके अलावा पंच हर किसी भी देवठी में हर कुल का एक प्रतिनिधि पंच होता था। और इसके अलावा इसमें जो ये जो न्याय व्यवस्था है, जो इसमें जैसे 4-20, 6-20 इस तरह की जो देवठियां होती है वो निचली अदालतें कहलाती थी। इसके अलावा जो बड़ी अदालतें होती थी 15-20 या 16-20 जो है वो सर्वोच्च अदालतें होती थी। और इसके ऊपर भी सर्वोच्च अदालत जो होती थी वो राजा होती थी। तो कोई भी मामला जो है पहले निचली अदालत में जाता था, इसकी वहां फैसला पसंद नहीं आता था तो उच्च न्यायालय में जा सकता था। अगर वहां भी फैसला पसंद नहीं आता था तो सर्वोच्च न्यायालय राजा होता था, और अंत में राजा का न्याय फैसला जो है वो मान्य होता था। फिर कर व्यवस्था, ये भी देवठी का एक भाग था, कर व्यवस्था, जिसमें वो हर फसल के बाद देवथा कलेक्ट करते थे। अब देवथा कलेक्ट करने का अधिकार जो है देवठियों के पास होता था। इसके अलावा दंड देने का अधिकार भी देवठियों को होता था। अब दंड के रूप में वो 1 रुपया तक का दंड दे सकते थे, और कई बार वो पशु के रूप में बकरा भी दंड स्वरूप लेते थे। इसके अलावा इसकी जो एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी वो थी मनोचिकित्सा, साइकोसोमेटिक्स, जिसमें मनोवैज्ञानिक रोगों का बड़े ही आसान और बड़े सरल तरीके से जो इसका निदान किया जाता था, और आज भी ये चीजें बहुत कारगर रूप में काम करती है। इसके अलावा जो है इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, स्थानीय शासन व्यवस्था बनाए रखना, ये भी देवठियों का ही काम होता था। मसलन जमीनी विवाद, आज बहुत सारे स्थानों में आज भी देवठियां ही जमीनी विवादों को निपटाती है। आप यहाँ कुल्लू के मलाना चले जाइए तो वहाँ आज भी देवठियां ही जमीनी विवादों को सुलझाती है, वहाँ राजस्व विभाग का कोई काम नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि वहाँ के जो देवठी व्यवस्था है आज अगर सही रूप में जिंदा है तो मलाना में ही आज उपलब्ध है।
लेकिन वो लोग जो है खुद को जो है सिकंदर का वंशज मानते हैं और इस देवठी व्यवस्था को जो है वो सिकंदर की दी हुई व्यवस्था मानते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये खशों की दी हुई व्यवस्था है। इसके अलावा इसमें जो फिर पूजा पद्धति की बात अगर करें तो देवताओं का जो पूजा पूजा जो है वो उसके लिए देवठी में मंदिर भी हुआ करते थे और उन मंदिरों में जो है पूजा होती थी। इसलिए पूजा मंदिर को देवठी मान लेना ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जो खशों के समय के मंदिर है उसमें पूजा जो है वो घड़ासनियों से यानी तत्कालीन मंत्रों से होती थी और ये कहीं कहीं लगभग आज हर जगह जो है अब वैदिक मंत्रों से होती है, लेकिन उस समय जो है घड़ासनियों की पूजा हुआ करती थी। और जो अब यहाँ फिर एक अवधारणा अब ये भी आज है कि जो हमारे मंदिरों में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का जो वैज्ञानिक कारण है वो है किसी मंत्रों द्वारा किसी वस्तु में ऊर्जा पैदा कर देना। तो वो जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की जो है हमारे जैसे वैदिक मंदिरों में जो है वो मूर्तियों की होती है, लेकिन जो हमारे मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा जो है कुरुड़ की होती थी। जो कुरुड़ यानी जो कलश मंदिरों में लगते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी। देखिए, और आज की जो हमारे देवता है यहाँ इसकी कैटेगरियां 3 कैटेगरियां मूलतः हमारे देखने को मिलती है कि एक जो पाप जनित देवता है, जो कभी ना कभी इतिहास में जो है कोई सामान्य आदमी रहे हैं, और दूसरे वीर देवता है। इन 2 प्रकार के देवताओं का कहीं भी वेदों में वर्णन नहीं मिलता है। और तीसरे जो वैदिक देवता है जैसे राम है, कृष्ण है, शिव है, इनका वेदों में वर्णन मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि जो हम जो है एक मिश्रित सभ्यता के साथ जी रहे हैं, और ये सभ्यताएं जो है खश और आर्यों की एक मिश्रित जीवन शैली है। तो इसलिए हम देवठी के जो है इतने अंग होते हैं, और ये सारे अंग जो है अभी भी कार्य करते हैं। वर्तमान में भी बहुत सारी देवठियों में अपने मूल रूप में ही कार्य कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो देवठी में जो होते थे जो पदाधिकारी, जो वहाँ संस्थाएं एक संस्था में जो पदाधिकारी कार्य करते थे वो है मूल रूप में सबसे जो उच्च पदाधिकारी होता था उसको मेहता कहा जाता है। फिर उसके नीचे भंडारी, खंजांची, देवा, पंच, खलासी, बाजगी, इस तरह के बहुत सारे पद जो है वो हुआ करते थे। और इसके अलावा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो अंग देवठी का था वो था डिफेंस, रक्षा। क्योंकि जिस समय पुराने समय में जो है वो स्थानीय सुरक्षा का बहुत ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तो वो सारी व्यवस्था जो है देवठियों को ही देखनी होती थी। और देवठियां ही उसकी व्यवस्था करती थी। तो ऐसी ही ये व्यवस्थाएं जो है वो इन व्यवस्थाओं के लिए गढ़ गढ़ी और झाकड़ियां इस तरह का व्यवस्था की जाती थी। जी। तो अभी आपने यहाँ पे बात की देवठी की, मंदिर की भी आपने बात करी है, साथ में आपने झाकड़ी शब्द भी बीच में जोड़ा है।
तो देवठी झाकड़ी मंदिर ये कुछ ऐसे स्थल है जिन्हें लेकर हमारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी है, या यूं कह लो कि एक तरह के देव स्थल है, या आपने इस पर अनुसंधान किया है? तो कृपया कर आप देवठी मंदिर और झाकड़ी विषय पर प्रकाश डालें, कि क्या ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या ये एक दूसरे से भिन्न है, और हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ये क्या महत्व रखती है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि जो झाखड़ी या मंदिर आपने कहा, ये देवठी के अंग मात्र है, देवठी का एक भाग है। ये देवठी के पूरक है, ना कि देवठी है। लेकिन इनका अपना एक स्वतंत्र कार्य होता था। मसलन मंदिरों का काम जो है, लोगों की आस्था से संबंधित कार्य है। लोगों की आस्थाओं से संबंधित कार्य जो है मंदिरों में होता है। लेकिन जो देवठी है वो इन ये सारे जो अंग है वो देवठी में समाहित होते हैं। जैसे आपने कहा झाकड़ी, तो ये झाकड़ी जो है ये भी एक देवठी का ही अंग है, लेकिन इसका कार्य अपना स्वतंत्र कार्य होता था। इसका स्वतंत्र का ये जैसे मैंने कहा झाकड़ी या गड़ी और गढ़, ये इस तरह की एक व्यवस्थाएं होती थी जो स्थानीय लोग देवठी के स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। मसलन अब आप एक थोड़ा सा अनुमान उस कालखंड का लाए जब कोई पुलिस व्यवस्था नहीं होती थी, ना कोई सेना होती थी, और लोगों को कोई बाह्य आक्रामता है उनसे खुद ही अपनी रक्षा करनी होती थी। तो ऐसी स्थिति में लोग, आप क्या इसका कोई उदाहरण देकर इस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं दर्शकों के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका उदाहरण आपको दूंगा। जैसे मसलन अब झाकड़ी का मैं उदाहरण दूंगा कि झाकड़ी हर देवठी में अब आज भी देखने को मिलता है कि एक ऐसी जगह होती है झाकड़ी, देवस्थानों में एक ऐसी जगह होती है जहाँ के पेड़ पौधे काटना आज भी वर्जित होते हैं, वर्जित होते जिनको हैं, जी बिल्कुल आज बिल्कुल। भी नहीं काटा जाता। और हर गांव में एक ऐसी झाकड़ी जरूर होगी। और ये जी। हमारे क्षेत्र में ही नहीं, ये पूरे कुमाऊं से लेकर और हमारे पूरे हिमाचल के देवी देवताओं के स्थान जहाँ भी है वहाँ झाकड़ी जरूर मिलती है। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण होता था कि कोई भी एक ऐसा स्थान, देवठी में एक ऐसा स्थान जरूर हो जहाँ खूब सारी झाड़ियां हो और उनको सुरक्षित रखा जाता था कि इनको बिल्कुल नहीं काटा जाता था, और उसके लिए कसम, देवता की कसम दे के उनको वर्जित किया जाता था। अब वहाँ एक दो चीजें आपने कोई देखने को और मिल जाती है। वो होती है, कोई भी झाकड़ी है वहाँ आपको छोटी बड़ी बहुत सारी लोहे की छड़ें रखी हुई मिल जाएगी। और इसके अलावा वहाँ जो है उस झाकड़ी में जो है किसी का भी प्रवेश, बाह्य आदमी का प्रवेश वर्जित होता है। अब आप इसको उदाहरण इस तरह समझिए, मान लीजिए अब अभी झाकड़ियों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किस तरह किया गया, इसका उदाहरण मैं फिर गोरखा आक्रमण के टाइम में की तरफ ले जाऊंगा कि जहाँ अब गोरखा आक्रमण के समय में होता क्या था कि जब रात के समय में या दिन में कभी भी आक्रमण हो जाएगा और हम गांव के लोग जहां आक्रमण होता है वो लोग अपनी सुरक्षा का, आक्रमण का जवाब देने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा तो करनी है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो है झाकड़ी में इकट्ठे हो जाते थे, जो एक खूब घनी झाड़ी होती थी, उसमें वो इकट्ठा हो जाएंगे और वहां एक तरह से वो एक छुपने का स्थान होता था। और अपने आक्रांता जैसे अब घरों को लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन अगर वो आक्रमण वो झाकड़ी में करता है तब उस समय की वेपनरी होती थी, कोई आपका कुल्हाड़ी है, आपकी तलवार है, तो जो झाकड़ी होती थी वो झाड़ियां होती थी उससे रक्षा करती थी।
वो आक्रमण होने नहीं देती थी। और वहां अब ऐसी जगह में हथियार कौन सा चल सकता है, कोई भाला या फिर लोहे की छड़े जिनको गजा कहा जाता था, उनका प्रयोग जो है अपनी रक्षा के लिए किया जाता था। और अगर आक्रमण होता है तो ऐसी स्थिति में वो वहां छुप जाएंगे, और उसके बाद अगर, लेकिन वो उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, सिर्फ अपना बचाव करेंगे। और जब आक्रांता चले जाए तो फिर वो निकल आते थे। तो इस तरह से जो है झाकड़ी जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए होती थी। हर गांव में, हर देव स्थान में एक झाकड़ी का होना जरूरी माना जाता था। और जो गड़ियां होती थी, और गड़ी और गढ़ जो होते थे वो आक्रमण करने के लिए होते थे। वो ऐसी स्थिति में प्रयोग में होते थे जब लोग आक्रमण करने की स्थिति में होते थे। लेकिन अगर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में जो है लोग झाकड़ी का प्रयोग करते थे और उसमें अपनी जान माल की सुरक्षा करते थे। अब ये लगता है मेरे ख्याल से अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि मंदिर, झाकड़ी और मंदिर जो है वो देवठी के ही भाग है, लेकिन उनका अपना एक स्वतंत्र कार्य होता था। जी। अब आपने इतनी अच्छी और विस्तृत जानकारी हमें दी। उम्मीद है कि इससे हम सभी लाभान्वित होंगे। अब मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। अब इतिहास और संस्कृति से हटकर हम बात करें तो आपने साहित्यकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में, कवि और गजलकार के रूप में काम किया है। साहित्य की सभी विधाओं को आपने छुआ है। इसके पीछे आपकी क्या उद्देश्य रहे हैं? आपने किसी एक विधा को ना चुनकर सभी विधाओं में अपना विशेष योगदान दिया है। इन सभी विधाओं को चुनकर सभी विधाओं में आपका योगदान देना, इसके पीछे आपका क्या मकसद रहा है? देखिए, आपका जहां तक विभिन्न विधाओं में लिखने का प्रश्न है, मैंने अब मेरा मानना है कि बहुत अलग अलग विधाएं बनी ही इसलिए है कि आप जो बात आप कविता में कह सकते हैं वो शायद गजल में नहीं कही जा सकती, और जो चीज जी गजल में कही जा सकती है वो कविता में नहीं कही जा सकती। इसलिए अब जो विचार आप कविता में बहुत सहज भाव से व्यक्त कर सकते हैं वो गजल में नहीं कर सकती। इसलिए मुझे लगता है कि एक अलग विशेष समय विशेष या विचार विशेष के लिए अलग विधा का होना जरूरी है। और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो विचार जिस विधा में फिट हो, जिस विधा के लिए ठीक हो, मैं उसी में ही व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैं कोशिश मेरी रहती है कि मैं अलग अलग विधाओं में लिखूं। और जैसे कि फिर इतिहास या ये चीज तो फिर अलग ही विषय हो जाता है। तो इसको ना कविता में पिरोया जा सकता है, ना गजल में पिरोया जा सकता है। इसको तो गद्य विधा में ही लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं अलग अलग जी विधाओं में लिखने की कोशिश करता हूँ। जी। तो इन सभी विधाओं में आपकी पसंदीदा विधा कौन सी है? मेरी वैसे तो सभी है, पर मैं गजल ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि गजल ऐसी विधा है जिसमें आप बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा और बहुत सारी बात कह सकते हैं। इसलिए मैं गजल विधा को सबसे ज्यादा दिल के करीब मानता हूँ। हम्म। तो बात यहाँ गजल विधा की चली है और मैं काफी दर्शकों के कमेंट यहाँ पढ़ भी रही थी और बहुत सारे दर्शक आपसे गजल सुनना चाहते हैं। तो हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी कोई पसंदीदा गजल कविता जो कोई दर्शकों को सुनाना चाहे तो प्लीज जरूर सुनाएं। चलिए, एक गजल मैं सुना देता हूँ।
कि हवा से चाहते थे जो कभी चिराग होके, कि हवा से चाहते थे जो कभी चिराग होके, वो दोस्ती मिली। कि हवा से चाहते थे जो कभी चिराग होकर, वो दोस्ती मिली मगर घर की आग होकर। कि हवा से चाहते थे जो कभी चिराग होकर, वो दोस्ती मिली मगर घर की आग होकर। कि शेर देखिएगा कि कोई तो बनाएगा सोचा था गाल कातिल, कि कोई तो बनाएगा सोचा था गाल कातिल, वो ख्याल जी रहा है दामन का दाग होके, वो ख्याल जी रहा है दामन का दाग होके। बहुत खूब। कि ये देखिएगा कि हाँ वही, कि हाँ वही जो कभी मेरे गरेबां का फूल था, कि हाँ वही जो कभी मेरे गरेबां का फूल था, अब महकाता है दुनिया को बाग होकर। कि अब महकाता है दुनिया को बाग होकर। कि हंसी फिजूल खर्ची जज्बात है दिवाला, कि हंसी फिजूल खर्ची जज्बात है दिवाला। कि दिल भी सोचता हो जबकि दिमाग हो के, कि दिल भी सोचता हो जबकि दिमाग हो जबकि के, दिमाग होके। कि दिल भी सोचता हो जबकि दिमाग हो के। कि शेर देखिएगा कि रिंद शुक्रिया करें कि हंसे बेवकूफियों पे, कि रिंद रिंद शुक्रिया शुक्रिया करें करें कि हंसे हंसे रिंद शुक्रिया करें कि हंसे बेवकूफियों पे। वाइज बना रहा मैं बोतल का काग होके, वाइज बना रहा मैं बोतल का काग होके। बहुत खूब। एक दो शेर और सुना देता हूँ जी कि शाद कि मेरे कि मेरे कहने पर भी तुम आईना देखो, कि मेरे कहने पर भी तुम आईना देखो। कि सारी रात देखती रही तुम आईना देखो, कि मेरे कहने पर भी तुम आईना देखो। कि सारी रात देखती रही तुम आईना देखो। कि यहाँ आईना वो अलग अलग अर्थों में है। कि जी आईना और आईना। कि मुझे फुरकत सोने दे ना तुझे तेरा गुरूर, कि मुझे फुरकत सोने दे ना तुझे तेरा गुरूर। मैं चांद देखता हूँ, कि मुझे फुरकत सोने दे ना तुझे तेरा गुरूर। मैं चांद देखता हूँ तुम आईना देखो। कि मुझे फुरकत सोने दे ना तुझे तेरा गुरूर। मैं चांद देखता हूँ तुम आईना देखो। कि लड़खड़ाता है वो, कि लड़खड़ाता है वो बिन पिए ही क्यों, कि लड़खड़ाता है वो बिन पिए ही क्यों। कि देव क्या बताए तुम आईना देखो, कि देव क्या बताए कि तुम आईना देखो। कि है मशवरा निजाते खून खराबा, है मशवरा निजाते खून खराबा। कि पर्दा तभी उठे कि जब तुम आईना देखो, आईना कि देखो पर्दा तभी उठे कि जब तुम जब आईना तुम देखो। आईना दा। बहुत खूब। कि शेर और सुना देता हूँ कि बेचैन सा था, कि बेचैन सा था सोया नहीं था कब से, कि बेचैन सा था सोया नहीं था कब से। तुमने याद दिलाया, कि बेचैन सा था सोया नहीं था कब से। कि तुमने याद दिलाया मैं रोया नहीं था कब से। कि मैं बेचैन सा था सोया नहीं था कब से। सोया नहीं था कब से, तुमने याद दिलाया
रोया नहीं तुमने था कब याद से। दिलाया, मैं रोया नहीं था कब से, कि सामने से गुजरा, क्या तेजी थी चाल में, हम्म, कि सामने से गुजरा, क्या तेजी थी चाल में, वो भी गमज़दा, कि सामने से गुजरा, क्या तेजी थी चाल में, वो भी गमज़दा, गोया नहीं था कब से, वो भी गमज़दा, बहुत खूब, गोया नहीं था कब से। ये देखिएगा बहुत खूब, बहुत कि खूब। तेरे आने से पहले कितनों से लिपट पड़ा, कि तेरे आने से पहले कितनों से लिपट पड़ा, ऐसे अपना चैन खोया नहीं था कब से, कि ऐसे अपना चैन खोया नहीं था कब से, बेचैन सा था, सोया नहीं था कब से, कि तुमने याद दिलाया, मैं रोया नहीं था कब से। बहुत खूब। कि बाहर से मेरी जिंदगी की किताब पूरी है, कि बाहर से मेरी जिंदगी की किताब पूरी है, कि कुछ सफ़े गायब है, कुछ कहानी अधूरी है, कि बाहर से मेरी जिंदगी की किताब पूरी है, कि कुछ सफ़े गायब है, कुछ कहानी अधूरी है, कि आपस में मिलके निकाले क्या खाक मायने, कि आपस में मिलके निकाले क्या खाक मायने, कि हैसियत तो हर लफ्ज से दूरी है, कि हैसियत तो हर लफ्ज की दूरी है, कि खोल कर ना देखा कभी जिस किताब को, कि खोल कर ना देखा कभी जिस किताब को, सीने से लगा रखना कौन सी मजबूरी है, कि सीने से लगा रखना कौन सी मजबूरी है। इसे देखिएगा कि दीमक खा रही हो जिसे अंदर ही अंदर, कि दीमक खा रही हो जिसे अंदर ही अंदर, पढ़ना ना सही उसको पलटना जरूरी है, लिखना जरूरी है। पढ़ना ना सही उसको पलटना जरूरी है, कि मेरे दोस्तों, कि मेरे दोस्तों देव को है तलाश जिंदगी की, कि मेरे दोस्तों देव को है तलाश जिंदगी की, ना समझो कि खाली हसीनों की जी हजूरी है, ना समझो कि खाली हसीनों की जी हजूरी है। जी। जी, देव जी, मैं चाहूंगी कि कुछ लोक भाषा के भी आप 4 लाइनें अगर सुना पाए कविता के रूप में, या 4 पंक्तियां कुछ आपने लिखी हो। लोक भाषा की, लोक भाषा लोक भाषा की अभी मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सुनाता हूँ कि एक मुक्तक सुना देता हूँ, जी, ज़रूर। कि बूढ़े हाथ तो अब बो नहीं सकते यहाँ दाने, ये हमारे क्षेत्र की जो आजकल की स्थिति है उस पे एक मुक्तक है, कि हुँ, बूढ़े हाथ तो अब बो नहीं सकते यहाँ दाने, खेत बंजर हो गए दाने, जी। तो अब बो नहीं सकते यहाँ दाने, खेत बंजर हो गए और घर वीराने, मवेशी तारीख की बात है, मवेशी तारीख की। हाँ, मुझे लगता है नरेश देव जी के पास सिग्नल की शायद कोई दिक्कत है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उनके आ गई है। तो उनसे बात करके अच्छा लगा। दर्शकों को भी बहुत अच्छी व रोचक जानकारियाँ प्राप्त हुई।
आपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी सारस्वत साधना सदैव बनी रहे और आप यूं ही रचनाएं करते रहें, जिससे समाज लाभान्वित हो सके। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। और आई थिंक हाँ, सॉरी, मैं तो धन्यवाद करने लगी थी। आपके पास सिग्नल सही है? हाँ, थोड़ा कट गया था। हाँ, हाँ, वो जी, सिग्नल ज़रूर बीच में आप कट गया वो था। अपना अपना मुख तक पूरा कीजिए, अगर सिग्नल ठीक है तो। हाँ, नहीं, सिग्नल अब ठीक है। जी। कि बूढ़े हाथ तो अब बो नहीं सकते यहाँ दाने, खेत बंजर हो गए और घर है वीराने। मवेशी तारीख की बात हो गए, मवेशी तारीख की बात हो गए। घर के सहन में है जनावर के ठिकाने, के घर के सहन में है जनावर के ठिकाने। बेटा शहर में सेठ का मुनीम हो गया, बेटा शहर में सेठ का मुनीम हो गया। बहू साथ गई बच्चे पढ़ाने के बहाने, बहू साथ गई बच्चे पढ़ाने के बहाने, बहू साथ गई बच्चे पढ़ाने के बहाने। जी, जी, कि अभी आप समय हो तो मैं 2-4 शेर और सुनाना चाहूंगा। हाँ जी, ज़रूर। कोई कविता अगर आप सुनाना चाहें तो ज़रूर सुनाएँ। अभी कविता उपलब्ध नहीं है। जी, कि एक छोटी सी कविता है, जी। पुरानी स्वेटर, कि कुछ जी। कुशल हाथों द्वारा बहुत बहुत सी पुरानी स्वेटरों को उधेड़ कर बुन दी जाती है नए अंदाज की स्वेटरें। पर नजर नजर आ ही जाती है कुछ पुरानी गांठें, धागों पर पड़े पुराने बल जो छुपा नहीं पाते उनके कुशल हाथ। बाजार की भाषा में मान लिया जाता है पुरानी रचना को कच्चा माल। बाजार से दूर जब भेड़ों की चमड़ी पर उग रहा होता है कच्चा माल, बहुत लंबे समय से रूप ले रहा होता है, आकार ले रहा होता है एक लोइया। हालांकि चटक रंगों सुघड़ बनावटों के बीच की भीड़ में खो जाता है, पर नहीं खोता अपनी मौलिकता और अपना अनूठापन। अच्छा, ठीक। एक 2 शेर में और देता हूँ आपको। जी। कि जी, मैं ज़रूर। नहीं कहता कि मेरी बात में आ, कि मैं नहीं कहता कि मेरी बात में आ, मगर ए जान अब तो औकात में आ। कि मैं नहीं कहता कि मेरी बात में आ, मगर ए जान अब तो औकात में आ। है अगर दावा वक्त की धार मोड़े, है अगर दावा वक्त की धार मोड़े, चल बचपने के उन्हीं हालात में आ। कि चल बचपने के उन्हीं हालात में आ। कि खोल कर नहीं तोड़ कर रख दिया दर, कि खोल कर नहीं तोड़ कर रख दिया दर। आ दिन में दोपहर में या रात में आ। जी।
कि धूम से कह गए कि खुश हूं तेरे बिना भी, कि धूम से कह गए कि खुश हूं तेरे बिना भी, और खुश हो मेरी बारात में आ, कि और खुश हो मेरी बारात में आ, कि टूटी छत से देखना तारे पसंद है, कि टूटी छत से देखना तारे पसंद है, रात भर के लिए कभी बरसात में आ, कि रात भर के लिए कभी बरसात में आ, कि बाजुओं में दम हुआ तो हासिल करूंगा, कि बाजुओं में दम हुआ बाजू तो में दम हासिल हुआ तो करूंगा, हासिल करूंगा। बाजुओं में दम हुआ तो हासिल करूंगा, बिल्कुल नहीं मंजूर यूं खैरात में आ, कि बिल्कुल नहीं मंजूर यूं खैरात में आ, कि, कि बिल्कुल नहीं यूं खैरात में आ, कि मैं नहीं कहता कि मेरी बात में आ, कि मगर ए जान अब तो औकात में आ, मगर ए जान अब तो औकात में आ। जी। बहुत ज्यादा बार अच्छा हो गया। और कोई रचना? अच्छा जी, शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे दर्शकों को बहुत अच्छी और रोचक जानकारी प्राप्त हुई। आपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उम्मीद करते हैं आपका सारस्वत साधना सदैव बनी रहे और समाज आप यूं ही रचनाएं करते रहें जिससे समाज लाभान्वित हो सके। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आभार ये थे नरेश आपका। जी। तो ये थे नरेश देओग जी, जिन्होंने अपने शोध और रचनाओं से हमें नवीन जानकारियां दी और हमारा ज्ञानवर्धन किया। उम्मीद करते हैं साहित्य कला संवाद का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नवीन जानकारियों और नई रचनाओं के साथ। धन्यवाद।